हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी ए कृष्णकांत साहब फ्रॉम सी ए कोर्स चैनल। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आया एक वीडियो जहाँ पे हम समझेंगे कौन कौन से चेंजेस होने वाले हैं जीएसटी में फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023 और एक चेंजेस में इनकम टैक्स एक्ट में भी होने वाला है फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023। आज समझेंगे सब चेंजेस। लेट्स सी व्हाट एवर द चेंजेस इज गोइंग टू हैपन फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023 वन बाय वन। तो पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। ये चेंजेस कौन कौन से वैसे फाइनेंस एक्ट 2023 में कुछ सेक्शंस थे, सेक्शन नंबर 137 टू सेक्शन नंबर 162, जिसके थ्रू चेंजेस प्रपोज किए गए थे जब बजट चुने को आया था। तो अब ये इफेक्टिव किए जा रहे हैं फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023। इनमें से सेक्शन नंबर 149 टू सेक्शन नंबर 154 हैं जो ऑलरेडी इफेक्टिव हो चुके हैं फ्रॉम 1 अगस्त 2023। तो पहला चेंजेस है दैट इज रिगार्डिंग टू द सेक्शन नंबर 10 दैट इज कंपोजिट सप्लायर पे उन्होंने चेंज किया। पहले कंपोजिट सप्लायर को अलाउ नहीं किया जाता था कि ई कॉमर्स ऑपरेटर से वो अपनी सप्लाई करें। नाउ दे आर अलाउड कि वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपना सप्लाई कर सकेंगे। बट दिस मीन कि उनके राम है वो दिल्ली में सप्लाई करता है, सप्लाई ऑफ गुड्स। ध्यान रखना, सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में बताया गया, सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं है। कंपोजिट सप्लायर है, सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है, दिल्ली में है तो वो हाँ अमेजोन, फ्लिपकार्ट या लाइक ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपनी सप्लाई कर सकता है मैक्स टू मैक्स दिल्ली के अंदर ही, दिल्ली के बाहर नहीं कर पाएगा वो। तो ये अलाउ किया गया है अभी इंटरेस्टेड सप्लाई के थ्रू। अब इस पे रिलेटेड बातें पढ़ लेते हैं, रिलेटेड बातें समझ लेते हैं। इस पे सपोज ये चेंजेस किए गए हैं तो व्हाट डू यू थिंक, ई कॉमर्स ऑपरेटर पे कुछ लाइबिलिटी एडअप हुए होंगे या नहीं हुए होंगे? ऑफकोर्स ई कॉमर्स ऑपरेटर पे भी कुछ लाइबिलिटी एडअप हुए हैं। व्हाट आर दोज लाइबिलिटीज देख लेते हैं। ई कॉमर्स ऑपरेटर में एक पेनल्टी एडअप हुआ है। पहली बात तो उन्होंने किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को अलाउ कर दिया अपने थ्रू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज करने के लिए अदर देन दोज पर्संस हु हैव बीन नोटिफाइड एज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन। ये अलाउ किया गया है कि अभी जीएसटी में गवर्नमेंट के थ्रू कुछ नोटिफिकेशंस आए हैं जिसपे अलाउ किया गया कुछ पर्सन एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम रजिस्ट्रेशन एंड स्टिल दे अलाउड टू सप्लाई देयर गुड्स फ्रॉम द ई कॉमर्स ऑपरेटर। उनको इनरोलमेंट नंबर ही सिर्फ लेना होता है। इनरोलमेंट नंबर के थ्रू, जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू हम लॉगिन करते हैं, वो इनरोलमेंट नंबर के थ्रू लॉगिन करेंगे एंड अपनी जो भी रिटर्न्स उनको फिल करना होता है, पेमेंट करना होता है, वो पेमेंट करेंगे। सो दिस इज फॉर देम। तो उनके अलावा यदि कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन है एंड वो यदि सप्लाई गुड्स और सर्विसेज कर लेता है थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, सो दैट इज नॉट अलाउड। तो उसके लिए उनको पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेंगी उसको देखने से पहले ये देख लेते हैं बाकी और कौन कौन सी चीजें जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर को ध्यान रखने पड़ेंगे। यदि वो अलाउ कर देता है तो पेनल्टी लगेंगे। ई कॉमर्स ऑपरेटर यदि अलाउ कर देते हैं इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज यदि वो अलाउ कर देती हैं ऐसे पर्सन्स को जो कि एलिजिबल नहीं है इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जैसे अभी हमने देखा कंपोजिट सप्लायर को अलाउ किया गया कि आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स कर पाओगे। तो इन केस इनको अलाउ कर दिया गया इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ द गुड्स करने के लिए, तो वहाँ पे इनको ई कॉमर्स ऑपरेटर को पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। व्हाट इज दैट अमाउंट, अभी देखते हैं एक पॉइंट और पढ़ने के बाद। तो एक पॉइंट और क्या होने को इंसर्ट किया गया, ये बोला गया कि यदि इन्होंने ई कॉमर्स ऑपरेटर ने करेक्ट डिटेल्स फर्निश नहीं किए, करेक्ट डिटेल्स इनको फर्निश करना होता है सेक्शन नंबर 52 सब सेक्शन नंबर 4 में। इन्होंने यदि करेक्ट डिटेल्स फर्निश नहीं किए अपने आउटवर्ड सप्लाई के बारे में, तो इनको पेनल्टी पे करनी होंगी 10,000 रुपीज की। और द अमाउंट दैट वुड हैव बीन the amount of the tax that would have been involved had that supply been done by the registered taxpayer. What does this mean? इसका मतलब ये है कि रजिस्टर्ड टैक्स पेयर यदि ये सप्लाई करता है तो कितना टैक्स वो पे कर रहा होता इन जनरली, तो वो अमाउंट और टैक्स 10,000 रुपये। इनमें से हायर देखेंगे विच एवर इज हायर दैट वुड बी द अमाउंट द पेनल्टी दैट एक ई कॉमर्स ऑपरेटर को पे करना होगा। सो ये बातें हैं। अब इसके अलावा एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से गवर्नमेंट ने अपने ऊपर एक पावर लिया है कि बाय नोटिफिकेशंस देके वो किसी भी पर्सन को एनी पर्सन्स को एग्जेम्प्ट कर सकती है फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन। तो उन्होंने कुछ पर्सन को जो सप्लाई करना चाहते हैं थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, कुछ कंडीशंस है, उस कंडीशंस लगा के उन्होंने नोटिफिकेशन नंबर 34/2023 के थ्रू उनको एग्जेम्प्ट किया गया फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। सो वही पॉइंट यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 पे हम देख रहे थे कि किसको अदर देन दोज हु एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन बाय नोटिफिकेशन इश्यूड अंडर द एक्ट, इनके अलावा किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को यदि कॉमर्स ऑपरेटर दे देती है कोई सप्लाई करने के लिए गुड्स सर्विसेज, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को लग जाती है पेनल्टी। सो ये बातें थे पॉइंट नंबर 1 पे दैट इज रिगार्डिंग सेक्शन नंबर 10 कंपोजिट सप्लाई, उसके रिलेटेड जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर की बातें थे। अब नेक्स्ट को आते हैं
रिगार्डिंग टू सेक्शन नंबर 16(4), ये बताइए आपको सेक्शन नंबर 16 किस चीज़ के लिए इनकम टैक्स क्रेडिट आईटीसी हमें कब अलाउड होता है जीएसटी एक्ट पे। इनमें काफ़ी जो सारे हम सब सेक्शन है, सेक्शन हम नंबर 1 सब सेक्शन नंबर 1 2 3 एंड 4 सब सेक्शन नंबर में क्या बताया गया, मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। सब सेक्शन नंबर 4 में ये बताया गया कि इन केस आपके पास इनवॉइस आ चुके हैं तो आपको इनवॉइस की पेमेंट करने पड़ेंगे विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द इनवॉइस, तभी जाकर आप एलिजिबल होते हो आईटीसी लेने के लिए। इनकेस आपने पहले आईटीसी ले लिया है तो आपने पेमेंट नहीं किया 180 डेज के अंदर अंदर, तो आपको आईटीसी रिवर्स करने होंगे। आईटीसी रिवर्स करने होंगे जितनी भी आईटीसी आपने क्लेम कर रखा है। तो वो आईटीसी रिवर्स कैसे करेंगे, जीएसटी 3 के थ्रू भी कर पाओगे, डीआरसी 03 के थ्रू भी आप कर पाओगे उसको रिवर्स। नेक्स्ट, इनकेस आपने पेमेंट कर दिया 180 डेज के बाद, सपोज आपने पेमेंट नहीं किया था, आपने रिवर्स कर दिया, मे बी 360 डेज के बाद में आपने पेमेंट कर दिया, तो पेमेंट किसको करोगे, तो आपको आप एलिजिबल हो जाओगे वापस रिक्लेम करने के लिए आईटीसी को। तो आपको पेमेंट करने पड़ेंगे जी सप्लायर को ही, सिर्फ सप्लायर को। इनके सप्लायर के कहने पर किसी और को पेमेंट करते हो तो यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दी आईटीसी रिक्लेम करने के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। सिर्फ सप्लायर को ही पेमेंट करने पर ही आप आईटीसी रिक्लेम करने के लिए एलिजिबल हो जाती हो। अब यहाँ पे एक नया स्टेटमेंट, एक नया लेजर भी इंसर्ट किया गया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, उसी का एक नया लेजर को ऐड किया गया, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स आईटीसी रिवर्सल्स एंड रिक्लेम लेजर। उस पे भी एक मैंने वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं उसके लिंक ला दूंगा। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन नंबर 17(3) एक्चुअली है रिगार्डिंग टू द रिवर्सल ऑफ द कॉमन क्रेडिट। इनकेस आप ऐसे सप्लायर हो जो एग्जाम सप्लाई भी देता है एंड टैक्सेबल सप्लाई भी देता है, तो आपको कुछ कॉमन कैपिटल गुड्स होंगे या इनपुट गुड्स और सर्विसेज होंगे जो आप कॉमनली यूज करते होंगे दोनों के लिए, तो उस पे फुल आईटीसी आपको अलाउड नहीं होता, तो जितने आईटीसी अलाउड नहीं होता उसको रिवर्स करना होता है, जिसकी रूल नंबर 42 रूल नंबर 43 के अंदर डिटेल्ड कैलकुलेशंस हैं। तो वहां पे बताया गया कि एग्जेम्प्ट सप्लाई पे क्या हमें कंसिडर करना चाहिए। एग्जाम सप्लाई जनरली सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन नंबर 47 पे डिफाइंड है कि एग्जाम सप्लाई इंक्लूड्स होली एग्जाम सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। अब यहाँ पे जो है इन्होंने बोला एडिशन सेक्शन नंबर 17(3) सब सेक्शन के लिए इन्होंने बोला कि जो सप्लाई अंडर आरसीएम है वो एंड ट्रांजेक्शन सिक्योरिटीज दैट इज 1% ऑफ द सेल वैल्यू एंड नेक्स्ट सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग जिसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में लेना है, ये लेने हैं, ये ऐड करने हैं एग्जाम सप्लाई के कंप्यूटेशंस करते समय। अब जो नया नोटिफिकेशन आया है इसके थ्रू इन्होंने बोला कि शेड्यूल नंबर 3 के पारा नंबर 8A में जो बातें कहे गए हैं, सप्लाई ऑफ वेयरहाउस गुड्स 20% बिफोर क्लियरेंस फॉर द होम कंजम्पशन के लिए क्लियरेंस करने से पहले यदि वेयरहाउस में ही रखे हुए गुड्स की सप्लाई हो जाती है तो उस सप्लाई को नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहते हैं जनरली। मतलब शेड्यूल 3 पे वो एडेड है कि इस पे टैक्स इस पे नहीं लगेंगे, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है, तो उनको भी आपको ऐड करने पड़ेंगे एग्जाम्प्ट सप्लाई के अंदर बिफोर अराइविंग दी एग्जाम्प्ट सप्लाई की वैल्यू पे अराइव करने के लिए जो सेक्शन नंबर 17(3) के अंदर रूल 42 रूल 43 के कंप्यूटेशंस करते समय यूज होंगे। नो, अब बातें ये भी ध्यान रखने पड़ेंगे कि हाँ जो एग्जाम सप्लाई कंप्यूटेशंस करते समय इंटरेस्ट या डिस्काउंट नहीं लिया जाएगा एक्सेप्ट फॉर द बैंक और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, का मतलब बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की कंप्यूटेशंस करते समय एग्जाम सप्लाई विल बी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट इनकम, क्योंकि उनकी जनरली इनकम यही होती है, इंटरेस्ट इनकम होती है, डिस्काउंट इनकम होती है। नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई, दो वैल्यू ऑफ सप्लाई जिसको इंक्लूड नहीं करना है। इस पे शेड्यूल 3 के अंदर ही आता है ये भी कि इनकेस आप ट्रांसपोर्ट द गुड्स वेसल फ्रॉम द पोर्ट कस्टम पोर्ट इन इंडिया टू आउटसाइड इंडिया, सॉरी शेड्यूल 3 में आता है वैल्यू ऑफ सप्लाई बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स बाय वेसल फ्रॉम कस्टम पोर्ट इन इंडिया टू आउटसाइड इंडिया, जो भी वैल्यू होती है वैल्यू ऑफ सप्लाई, कस्टम की बात होने कोई कस्टम वाली बातें हैं जो इंक्लूड नहीं करना है इस पे, एंड वैल्यू ऑफ द ड्यूटी स्क्रिप्ट्स की जो वैल्यू ऑफ सप्लाई आती है उसको एग्जाम सप्लाई की वैल्यू पे इंक्लूड नहीं करना। तो बेसिकली रूल नंबर 42 रूल नंबर 43 पे रिवर्सल ऑफ आईटीसी कितने करने हैं उस अमाउंट की कंप्यूटेशंस करते समय हमें एग्जाम सप्लाई की डिडक्शंस करनी होती है, पूरा कैलकुलेशंस पे उस एग्जाम सप्लाई पे कौन से वैल्यू लेने कौन से वैल्यू नहीं लेने हैं उस पे एडिशन सेक्शन नंबर 17(3) पे पहले ही कुछ 3 थे, पहले 3 एडिशंस किए गए थे जो अभी हाईलाइटेड है। अब इसके अलावा इन्होंने और एक होने को एडिशंस कर दिया कि जो भी वेयरहाउस गुड्स हैं उनको क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन से पहले यदि सप्लाई कर दिया जाता है तो उसको भी अब ऐड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है 17(5) पे ब्लॉक क्रेडिट के लिए जो जाना जाता है सेक्शन नंबर 17(5), वहाँ पे एक नया सा क्लोज ऐड किया गया है, क्लोज नंबर 5F के अंदर सब क्लोज ए ऐड किया गया है जो कहता है कि इनकेस कोई भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए इनकेस
कोई भी गुड्स या सर्विसेज की परचेज किए जाते हैं बाय अ कंपनी को सेल्स एक्टिविटीज करने होते हैं, दैट इज अ मैंडेट अंडर द कंपनी एक्ट 2013। अब उस पे जो भी आईटीसी हैं, जो टैक्स वो पे करते हैं, उस पे वो आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे, दैट इज ब्लॉक्ड क्रेडिट। दैट्स इट। नेक्स्ट आते हैं, हाँ कुछ टाइम लिमिट्स इंक्रीज किए गए हैं, टाइम लिमिट समझ लेते हैं। आपकी कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, तो सेक्शन नंबर 30 पे था कि आप रिवोक कर सकते हो इसको विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब नया रूल इंसर्ट किया गया, रूल नंबर 23, जहाँ पे कहा गया कि ये जो 30 डेज का लिमिट है इसको बढ़ा के कर दिया गया 90 डेज, 90 डेज कर दिया गया। अब इनकेस आपके पास कोई जेन्यून सी केस सफिशिएंट कोज है तो आप एडिशनल 90 डेज को और ऐड कर सकते हो। व्हाट डज दिस मीन कि आपकी कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया एंड यू हैव अ सफिशिएंट कोज, देन यू आर अलाउड कि 180 डेज मतलब 6 महीने की पीरियड तक हम आपके पास है, 6 महीने की पीरियड है आपके पास आपको रिवोक करने के लिए कैंसिलेशन वापस से अपनी जीएसटी को रिवाइव करने के लिए। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग टू जीएसटीआर 1 है, जीएसटीआर 3B है, जीएसटीआर 8 है, जीएसटीआर 9 है। इन 4 रिटर्न्स के लिए इन्होंने एक नोटिफिकेशंस जो एप्लीकेबल हो रही है फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023 की, आप मैक्स टू मैक्स कब तक फाइल कर सकते हो, कितनी पुरानी रिटर्न्स फाइल कर सकते हो, तो दैट इज अप टू 3 ईयर्स। अब जीएसटीआर 1 सपोज अगस्त 2023 की जीएसटीआर 1 है, 11 सितंबर 2023 में जानी चाहिए, यहाँ पे कुछ रॉन्ग है, ये इसको इग्नोर करें। 11 सितंबर 2023 को जीएसटी 1 जानी चाहिए, आपने नहीं किया रिटर्न अभी, तो आप कब तक इसको रिटर्न कर पाओगे, तो मैक्स टू मैक्स ये जाएगी 3 सालों तक, दैट इज 11 सितंबर 2026 तक। उसके बाद आप चाहोगे इस पे रिटर्न फाइल करने के लिए तो अलाउड नहीं है, पहले ऐसी कोई लिमिट नहीं थी, अब ये लिमिट डिफाइन कर दिए गए। सेक्शन नंबर 39 के जीएसटी 3B के लिए भी सेम एप्लीकेबल है, सेक्शन नंबर 44 के जीएसटी 9 के लिए भी सेम एप्लीकेबल है, सेक्शन नंबर 52 के जीएसटी 8 के लिए भी सेम ही एप्लीकेबल है। अगेन कम द टाइम लिमिट इन्होंने बढ़ा दिया गया। सपोज असेसमेंट ऑर्डर आपके पास आया और आपको रिटर्न फाइल करने के लिए कहे गए, आपको रिटर्न फाइल करने के लिए आपको कितने दिन के अंदर रिटर्न फाइल करने फाइल करने होते हैं, सॉरी वो सेक्शन नंबर 62 पे गिवन है। रिटर्न फाइल करने के लिए पहले 30 डेज हुआ करता था, अब बताया गया कि आपको 60 डेज होने को दे दिया गया, 60 डेज के अंदर आपको रिटर्न फाइल करना है। इनकेस आप डिले करते हो, 60 डेज के बाद भी डिले करते हो, तो एडिशनल फी आपको पे करना होगा। एडिशनल फी दैट इज ₹100 पर डे के लिए आपको लेट फी पे करना होगा, और ये लेट फी इन एडिशन टू द इंटरेस्ट अंडर सेक्शन नंबर 50 है, मतलब इंटरेस्ट भी पे करना होगा, लेट फी पे करना होगा इनकेस आप 60 डेज के बियॉन्ड डिले करते हो तो। पॉइंट नंबर 7 में था सेक्शन नंबर 56 पे एक अमेंडमेंट किया गया है, जो चेंजेस है 1 अक्टूबर 2023 से एप्लीकेबल हो जाएगी। इनकेस जो डिले हो रही है, रिफंड आने की जो टाइम है 60 डेज है, 60 डेज के अंदर रिफंड को गवर्नमेंट को पे कर लेना होता है। इनकेस गवर्नमेंट पे नहीं करती है तो उनको इंटरेस्ट पे करना, इंटरेस्ट के साथ रिफंड पे करना होगा। अब पॉइंट ये दिया गया कि इनकेस एसएससी की वजह से दैट डिले इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एसएससी, तो जितनी पीरियड डिले हो रखी है एसएससी की वजह से, तो उतनी पीरियड को एक्सक्लूड करना होगा व्हाइल कंप्यूटिंग दिस 60 डेज। अब नेक्स्ट आते हैं सेक्शन नंबर 132 पे चेंज किया गया। पहले 1 करोड़ की लिमिट थी, जहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट था 1 करोड़ की, जिसके बाद प्रोजुकेशंस पे चले जाते थे। 132 रिगार्डिंग टू प्रोजुकेशंस फाइन्स एंड द पेनल्टीज के बारे में गिवन है। अब ये जो 1 करोड़ की थ्रेशोल्ड थी, इसको 2 करोड़ के थ्रेशोल्ड पे इन्होंने इंक्रीज कर दिया गया, जो वैल्यू है वो 2 करोड़ तक इंक्रीज कर दिया, बट फेक बिलिंग के लिए अभी भी 1 करोड़ ही रहेंगे प्रोजुकेशंस के लिए। अब नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 158, जो भी ध्यान देने वाली बातें हैं, ये चेंज हो रहे हैं 1 अक्टूबर 2023 से, कि आपकी कंसेंट लिए जाएंगे, कंसेंट बेस्ड शेयरिंग किए जाएंगे आपकी इन्फॉर्मेशन जो भी आप रिटर्न फर्निश करते हो, रिटर्न फर्निश करते टैक्स पे टू द अकाउंट एग्रीगेटर पोर्टल से अकाउंट एग्रीगेटर को डायरेक्टली ट्रांसफर किए जाएंगे। नोटिफिकेशन नंबर 32/2023 में ये अब इस बार नोटिफाई किया गया है। That will be effective from 1 October 2023। अब आते हैं शेड्यूल नंबर 3 पारा 7 एंड पारा 8 में कुछ एम्बिग्विटी था, ये बस एम्बिग्विटी हटाने के लिए ये एम्बिग्विटी ये था कि कब से ये जो पारा नंबर 7 है विद दैट इज ऑल रिगार्डिंग टू दी कस्टम की बातें हैं, सप्लाई गुड्स फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट द गुड एंटरिंग इनटू इंडिया में एंटर बिना किए ही एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरा नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में सप्लाई हो गया गुड्स, या फिर क्लियरेंस पर होम कंजम्पशन से पहले वेयरहाउस गुड की सप्लाई हो गया 8A में, या फिर 8B में वो ट्रांजिट में ही था, कंसाइनी ने टाइटल ऑफ द गुड्स ट्रांसफर कर दिया किसी को। तो इन दैट सिनारियो ये बोला गया कि ये सब तो हम जनरली शेड्यूल नंबर 3 पे इनको हम सप्लाई नहीं कहेंगे, सप्लाई एक्सक्लूड्स करती है इसको सेक्शन नंबर 7 के अंदर। तो व्हाट डज दिस मीन कि अब ये कब से इफेक्टिव है, ये एम्बिग्यूटी था तो इफेक्टिव इन्होंने किया कि 1 जुलाई 2017 से इफेक्टिव है, इन्होंने ये नोटिफाई किया। तो इन केस कोई टैक्स कलेक्ट करे गए हैं इन पे, तो दैट वॉन्ट बी रिफंडेड बैक। नेक्स्ट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड कर दिए गए है ओआईडीआर
पे उनको अपनी रिटर्न्स पे फर्निश करने होंगे उन ट्रांजेक्शन्स जो कि इन्होंने B2B पे सप्लाई किया है, क्योंकि आरसीएम एप्लीकेबल हो जाता है एंड आरसीएम पे जनरली वो नहीं दिखाया करते हैं। तो इन दैट सिनेरियो गवर्नमेंट वांट टू ट्रैक कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं जो हुए हैं एंड जिस पे आरसीएम पे अभी भी टैक्स पेवन नहीं किए गए। नेक्स्ट सेशन कोड के लिए वो तो आपको बताया कि इनके एग्रीगेट टर्नओवर आपके 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको 6 डिजिट के सेशन कोड अपने इनवॉइस बिल पे को पुट इन करने पड़ेंगे एंड इनके एग्रीगेट टर्नओवर आपके लेस देन 5 करोड़ है तो 4 डिजिट की आपको ये 4 डिजिट के सेशन कोड आपको अपनी इनवॉइस यूए बिल पे सबमिट करने पड़ेंगे, पुट इन करने पड़ेंगे। अब ये तो चेंजेस थे हमारे पास जीएसटी के जो कि 1 अक्टूबर 2023 से आने वाले हैं। इनके साथ कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आई विल मोर देन हैप्पी टू रिजॉल्व दैट आउट। नेक्स्ट हमने कहते हैं इनकम टैक्स में क्या चेंज होने वाले फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023। टीसीएस के रेट चेंज होने वाले इनकम टैक्स में फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023। पहले जो रेट हुआ करता था सेम ही ऑलमोस्ट, आप देखो इस टेबल को तो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही है। एक चेंज, बस 2 चेंजेस है बेसिकली, एक एलआरएस स्कीम पे चेंज है एंड एक है परचेज ऑफ ओवरसीज टूर पैकेजेस। पहले इस पे कोई लिमिट नहीं हुआ करता था 5% के रेट पे, कोई विदाउट एनी लिमिट 5% रेट पे टीचर्स कंप्यूट कलेक्ट किया जाता था। अब जो है लिमिट लगा दिया इन्होंने 7 लाख रुपीज तक की यदि ट्रांजेक्शन है तो 5% रहेंगे ही, अब ओवर 7 लाख है तो 20% की रेट नहीं पड़ जाएगा। अब पॉइंट इज दिस, ये एलआरएस के लिए क्या चेंज किया गया। एलआरएस के लिए जनरली आप देखोगे तो टेबल पे पूरी तीनों कॉलम्स, तीनों रोज को, फर्स्ट 3 रोज को, तो आपको ये दिख जाएगा कि 7 लाख रुपीज तक एलआरएस पे कोई भी टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। 7 लाख से ऊपर यदि है तो इन दैट सिनेरियो यदि एजुकेशन है और लोन के थ्रू है तो सेम ही है, चेंज नहीं है। 0.5% के अबव 7 लाख रुपीज। इनकेस वो लोन नहीं है, लोन के थ्रू नहीं है तो उसके लिए 5% की रेट जो सेम है अभी भी 5% ही रहेंगे। बट इनकेस इसके अलावा है, अदर पर्पजेस के लिए है, तो इन दैट सिनेरियो पहले 5% हुआ करता था, अब उनको बढ़ा कर दिया गया 20% होंगे अबव 7 लाख रुपीज। सो दीज ऑल द चेंजेस जो एप्लीकेबल हो जाएंगे फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023 30 सितंबर 2023 तक सेम ही रहेंगे। सो ये चेंजेस हैं जो इस वीडियो के थ्रू मैं लाना चाह रहा था। तो दिस ऑल आर द कम्प्रहेंसिव चेंजेस, जितने चेंजेस टोटल सारे चेंजेस को मैंने एक प्लेस पे लेके आया। आपको एक से ज़्यादा वीडियो रेफर नहीं करने पड़ेंगे, एक ही वीडियो के अंदर में आपको सारा चेंजेस मिल जाएंगे जो भी 1 अक्टूबर 2023 में चेंजेस होने वाले हैं। जीएसटी इनकम टैक्स के एक चेंजेस मैंने यहाँ पे लेके इनकम टैक्स के एक चेंजेस मैं यहाँ पे लेके आया। इसके अलावा आपके पास कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो प्लीज डू लेट मी नो। आप कमेंट बॉक्स में लेके आइए, प्लीज लाइक एज वेल सब्सक्राइब द चैनल। ऐसे और भी वीडियो आते रहेंगे इस चैनल पे। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड विश यू ऑल द बेस्ट।